हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि शब बारात थी। हम त्योहार में बिजी थे, उसके लिए सॉरी। फिर से हम पुनः उपस्थित हो गए हैं। तो चलिए लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी एपिसोड 25, जिसमें पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, इनकी पाठ्य विषयेषु को अपि छात्राः दुर्बल सचेत अध्यापकत्वेन भवता कर्तव्यं किं स्यात्? कर्तव्यं किं स्यात्? यानी कि पाठ्य विषयेषु कोऽपि छात्रा, यानी कि यदि कोई छात्र पढ़ने या अध्ययन के विषय में कमजोर हो, दुर्बल सचेत यानी कि कमजोर हो, अध्यापकत्वेन भवता कर्तव्यम किम स्यात्, तो अध्यापक के रूप में आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए? ए है प्रत्येकम विषयेषु पृथक दौर्बल्यम अन्वेषणम। बी है तस्य विशिष्ट दौर्बल्यस्य अन्वेषणम। सी है प्रतिकारणम ज्ञातम प्रयत्नः। डी है दौर्बलतां ज्ञात्वा तद दूरीकर्तुं प्रयत्नः। तो पाठ्य विषयेषु कोऽपि छात्रा दुर्बल चेत अध्यापकत्वेन भवता कर्तव्यम किम स्यात्, तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? तो डी, दुर्बलता ज्ञातम, कि छात्र की कमजोरी को जानकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 है, मौखिक मूल्यांकने न आयात, यानी कि मौखिक मूल्यांकन नहीं है। ए है हास्य कड़िका। बी है निबंध लेखनम। सी है अंत्याक्षरी। फिर डी है सलाका। तो मौखिक मूल्यांकन नहीं होता है, इसका सही आंसर है बी, निबंध लेखनम। निबंध लेखन में मौखिक मूल्यांकन नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि तुलनात्मक प्रश्ना भवन्ति। तुलनात्मक प्रश्ना भवन्ति। ए है रचनाया। बी है पद पाठ योजनाया। सी है गद्य पाठ योजनाया। फिर डी है एते सर्वे। तो प्रश्न 3 का सही आंसर, प्रश्न 3 यानी कि तुलनात्मक प्रश्ना भवन्ति, यानी कि तुलनात्मक प्रश्न होते हैं। इसका सही आंसर है बी, पद पाठ योजना, यानी कि पद पाठ में, पाठ योजना में। प्रश्न 3 का सही आंसर है बी, पद पाठ योजनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि शिक्षणे मूल्यांकनस्य उपयोगिता सन्ति, इनके शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता है। ए है शैक्षिक निर्देशनम। बी है चयनम। सी है अधिगमार्थ प्रेरणा। डी है एते सर्वे। प्रश्न 4 का सही आंसर आप लोग करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो प्रश्न 4 यानी कि शिक्षण मूल्यांकन से उपयोगिता संत, यानी कि शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता है। प्रश्न 4 इसका सही आंसर है डी, एते सर्वे, यानी कि ये सभी। शैक्षिक निर्देशनम, चयनम, अधिगमार्थ प्रेरणा, एते सर्वे। इसका सही आंसर है डी, एते सर्वे, यानी कि ए सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते, यानी सहयोग विधि किसमें नहीं, केन नामना ज्ञाते, यानी कि सहयोग विधि किस नाम से जानते हैं, सॉरी, यानी कि सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते, यानी कि सहयोग विधि किस नाम से जानते हैं। ए है परायण विधि। बी है निगमन विधि। सी है आगमन विधि। या फिर डी है साहचर्य विधि। तो सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते,
इसका सही आंसर है डी, साहचर्य विधि, यानी कि सहयोग विधि को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है डी, साहचर्य विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है गद्य शिक्षण से विधि अस्ति, यानी गद्य शिक्षण की विधि है। प्रश्न 6 है कि गद्य शिक्षण से विधि अस्ति। ए है निगमन विधि, बी है उद्बोधनम विधि, सी है आगमन विधि, या फिर डी है सूत्र विधि। तो गद्य शिक्षण से विधि अस्ति, गद्य शिक्षण की विधि है। प्रश्न 6 का सही आंसर है बी, उद्बोधनम, यानी कि गद्य शिक्षण की विधि उद्बोधनम विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या का, यानी कि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? प्रश्न 7। ए है भेदभावपूर्ण शिक्षण, बी है संसाधना नाम, सी है दोषपूर्ण पद्धति, डी है अशिक्षा। तो प्रश्न 7 का सही आंसर आप लोग करिए कि संस्कृत शिक्षण से, यानी कि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख, यानी कि प्रमुख समस्या, यानी कि समस्या है। प्रश्न 7 का सही आंसर आप लोग करिए प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है सी, दोषपूर्ण पद्धति, दोषपूर्ण पद्धति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या का तो दोषपूर्ण पद्धति। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। आप लोग कहते हैं कि संस्कृत हम कैसे पढ़ें, हमें संस्कृत याद नहीं होती। संस्कृत तो आसान है, आप उसे आसान भाषा से समझिए तो संस्कृत आसान है। प्रश्न 8 है कि अधिगम साधनम नास्ति, यानी कि अधिगम का साधन नहीं है। अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम यानी कि सीखना, सीखना यानी कि अधिगम का साधन नहीं है। ए है आकाशवाणी, बी है पुस्तकम, सी है फलम। ये क्या है? तो फलम है, फलम। डी है दूरदर्शनम। तो अधिगम साधनम नास्ति, इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, यानी कि फलम, ये फलम है, फलम। अधिगम का साधन नहीं है, इसका सही आंसर है सी, फलम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि निदानस्य अर्थमस्ति, निदानस्य अर्थमस्ति अधिगम विषयक काठिन्य दोषान् च दूरीकरणम् इति परिभाषा अस्ति, इति परिभाषा अस्ति, यानी कि निदानस्य अस्ति, निदानस्य, निदानस्य अस्ति का अर्थ है कि निदान का अर्थ है अधिगम विषयक काठिन्य दोषान् च दूरीकरण, दूरीकरणम। अधिगम विषयक यानी कि सीखने और पढ़ने से संबंधित, अधिगम विषयक यानी कि सीखने और पढ़ने से संबंधित, काठिन्य यानी कि कठिनाइयां। क्या है? तो काठिन्य यानी कि कठिनाइयां, दूरीकरणम दोषांचा और दोष त्रुटियां, दोषांचा और दोष त्रुटियां दूरीकरणम यानी कि दूर करना। इति परिभाषा अस्ति, यानी कि यह परिभाषा किसने दी है, या यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को करना है, सही आंसर करना है। नीचे का ऑप्शन छूट गया है, इसको थोड़ा ऊपर सा करते हैं, देखते हैं। तो प्रश्न 9 का आप लोगों को सही आंसर करना है। निदानस्य मस्ति अस्ति, निदानस्य अस्ति अर्थ मस्ति अधिगम विषयक काठिन्य दोषान् च दूरीकरणम् इति परिभाषा अस्ति। इसका सही आंसर ए है सिंपसन महोदय से, यानी कि सिंपसन महोदय ने, महोदय की है, या फिर बी है ब्राफी महोदय से, यानी कि ब्राफी महोदय की है, सी है मार्सेल महोदय से, मार्सेल महोदय की है, या फिर डी है सीबी गुड महोदय से। प्रश्न 9, प्रश्न 9 का आप लोगों को सही आंसर करना है। तो प्रश्न 9 का सही आंसर है डी, सीबी गुड महोदय से ने यह परिभाषा दी है। इसका सही आंसर है डी।
सीबी गुड महोदय यानी निदानस्य अर्थमस्त, निदानस्य अर्थमस्त यानी कि निदान का अर्थ है अधिगम विषयक यानी कि सीखने पढ़ने से संबंधित काठिन्य यानी कि कठिनाइयां, दोषांचा यानी कि दोष और त्रुटियां, दूरीकरण यानी कि दूर करना यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर है डी, सीबी गुड महोदय के द्वारा दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है भाषा अधिगम से अवयवा कहते हैं कि भाषा अधिगम के अवयव हैं। भाषा अधिगम के अवयव हैं। ए है चत्वारा, बी है द्वा, सी है त्रया, फिर डी है एका। तो अधिगमस्य अवयवा कहते, इसका सही आंसर है ए चत्वारा। अधिगम, भाषा अधिगम के अवयव हैं चत्वारा यानी कि 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि आछड़ा काड़ा, आछड़ा काड़ा का अर्थ है आंख से काना, आंख से काना, आंख से काना। वाक्य में आछड़ा पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रश्न 11। ए है तृतीया, बी है चतुर्थी, सी है पंचमी या फिर डी है षष्ठी। तो आप लोगों को प्रश्न 11 का सही आंसर करना है कि आछड़ा काना वाक्य में आछड़ा पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्रश्नोत्तरी पसंद आ रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि अत्युत्कृष्टा, अत्युत्कृष्टा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए है अत्यु, बी है अ, सी है अत्यु, तयु और फिर डी है अति। तो अत्युत्कृष्टा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ यानी कि कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 का सही आंसर है डी अति, अति उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। अत्युत्कृष्ट यानी अति प्लस उत्कृष्ट, अत्युत्कृष्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कि अद्वितीय, अद्वितीय अव्यय का अर्थ है ए आज, बी आज कल, सी है कल, फिर डी है परसों। तो अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय अव्यय का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है बी आज कल। अद्वितीय अव्यय का अर्थ है आज कल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14 यानी कि 14। 14 40 होता है, 14 यानी कि 14, 40 40 को कहते हैं। प्रश्न 14 है कि हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? ए है हरया, बी है हरये, सी है हरि या फिर डी है हरि। प्रश्न 14 का सही आंसर आप लोग करिए। हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो ए हरये शब्द किस विभक्ति और बहुवचन का रूप है? हरये। तो हरये शब्द है चतुर्थी विभक्ति, हरये है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, एक वचन। फिर है हरि। तो हरि शब्द किस विभक्ति
और वचन का रूप है हरि। तो हरि शब्द प्रथमा विभक्ति, ये हरि शब्द प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है हरि, एक वचन, एक वचन। फिर है हरि। तो हरि शब्द किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? हरि शब्द। तो हरि शब्द और प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और द्विवचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति और द्विवचन, द्विवचन का रूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि गायका पद में कौन सी संधि है? इनकी गायका पद में कौन सी संधि है? ए है गुण संधि, बी है यड़ संधि, यण संधि, सी है अयादि संधि और फिर डी है दीर्घ संधि। प्रश्न 15, गायका पद में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है सी, अयादि संधि। इसमें यानी कि गायका पद में अयादि संधि है, यानी कि गय प्लस अक अयादि स्वर संधि है। गय, गायका यानी कि गय प्लस अक, अक में अयादि स्वर संधि है, अक में अयादि स्वर संधि है, स्वर संधि है। यानी जब ए के बाद कोई अन्य स्वर, यानी कि जब ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए का परिवर्तन आय में हो जाता है। किसमें हो जाता है? आय में हो जाता है, जिससे गए प्लस अक यानी कि गायक बनता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, जिससे गए प्लस अक बराबर गायक बनता है, गायक बनता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक तो एक बनता है, आप लोग वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते रहिए, जो कि सीटेट एग्जाम अत्यधिक नजदीक आ गया है। 7 और 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम है। आप लोग प्रश्नों के आंसर करिए और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करिए। अब तक जितना आप लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करिए, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए। थैंक यू।